Hi everyone, a very good evening to all of you. इंडिया एंड साउथ एशिया में हमारे लगभग काफ़ी टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका, जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो कवर की जाएंगी। सेकंड, हम फोकस करेंगे इंडिया एंड अफ़गानिस्तान पे, एंड वंस वी आर डन विद दैट वी विल फोकस ऑन our third topic which is Maldives। तो ये सभी टॉपिक्स हमें आज के सेशन में कवर करनी है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा विच इज़ म्यांमार एंड आसियान। ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 सेक्शन बी फिनिश हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद पेपर 1 सेक्शन बी। तो होपफुली आपने पेपर 1 सेक्शन बी के लिए अपना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम थोड़ा एनालिसिस बेसिस पे पढ़ेंगे, हम फैक्चुअल डिटेल्स को कम ध्यान में देंगे। इसके अलावा आपने अपनी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी की नॉलेज है वो भी आपने पूरी तरीके से होपफुली ले ली है। नहीं ली है तो आई विल जस्ट से कि पॉलिटी का जो बेसिक कोर्स है, जहाँ पर पॉलिटी रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम जो है अगेन हर टॉपिक का अच्छे से एनालिसिस करेंगे जो कि PSIR स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। विल नॉट बी गोइंग फॉर डुप्लीकेसी ऑफ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिटी के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ाई जाए आर्टिकल बाय आर्टिकल, हम वो चीज़ को एनालाइज करेंगे जो हमारे PSIR में पूछी जा सकती है, जिस पे कोई इशू बनता है, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज इंडिया एंड श्रीलंका की। तो सबसे पहले तो देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर देखा जाए तो वी हैव अ मैरीटाइम बाउंड्री, और क्योंकि हमारी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी तो नहीं है लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री जो है एग्जिस्ट करती है, इस वजह से एक डिस्प्यूट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और ये डिस्प्यूट है कच्चातीवो आइलैंड का। बेसिकली तमिलनाडु की तरफ से कहा जाता है कि कच्चातीवो आइलैंड जो है ये अभी भी इन्हीं की एम्बिट में आता है, और इसके चलते तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, जो यहाँ पर जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं जब भी इसके आसपास जो है कच्चातीवो आइलैंड के पास में वो फिशिंग करने जाते हैं। देखिए, कच्चातीवो आइलैंड के आसपास फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है, इस वजह से जो है ये इशू बना रहता है। लेकिन कच्चातीवो आइलैंड का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे कि कैसे भारत की तरफ से कच्चातीवो आइलैंड जो है श्रीलंका को दिया गया है, ठीक है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिसी किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को कैसे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है टू डू समथिंग अबाउट दिस कच्चातीवो आइलैंड। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझनी होंगी। देखिए, श्रीलंका बाकी सभी साउथ एशियन देशों की तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाता है, ठीक है, और श्रीलंका जो है हमारा मैरीटाइम नेबर है। तो जब भी श्रीलंका की बात होती है, अगर कल्चर और हिस्ट्री हमारा देखा जाए श्रीलंका के साथ में, तो मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड है, 2500 साल पुराना है। इनफैक्ट कैसे है, इसका लिंकेज मौर्यन एम्पायर के समय से लिंकेज है। अगर आप याद करें, अपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो एंशंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि कैसे अशोका ने अपने बेटे और अपनी जो डॉटर थी महेंद्र एंड संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए। सिमिलरली चोला एम्पायर में जो राजा चोला थे, पहली बार जो है ही स्टार्टेड टू कॉन्कर श्रीलंका या सेलोन जिसको कहा जाता है, और फाइनली जो राजेंद्र चोला थे उनके बेटे, उन्होंने सेलोन यानी कि श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था। तो दोनों ही कंट्रीज़ की
अगर आप देखें, दे हैव अ लेगेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन। मतलब कल्चरल रिलीजियस टाइज, इस तरीके से आप हिस्ट्री और कल्चर क्लोज इनका बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है। वो सभी चीज़ें तो खैर हम पढ़ेंगे ही, बट मेनली जो है यहाँ पर वो आपको ध्यान देना है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड श्रीलंका। इसकी रिलेशनशिप जो है 2500 साल पुरानी है एंड श्रीलंका इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। श्रीलंका के साथ में हमारे क्लोज रिलेशंस हैं एंड रिसेंट ईयर्स में रिलेशनशिप हमारी जो है एट ऑल लेवल्स काफ़ी क्लोज हो गई है। जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर इस सेक्टर में हम इंगेज करते हैं, एजुकेशन में इंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, कल्चर एंड डिफेंस में इंगेजमेंट भी देखने को मिलेगा। तो जैसे श्रीलंका के और इंडिया के जो संबंध हैं इसको लेकर के जो है we have a few scholars. For example, we have Rajiv Bhatia and इनके अलावा we have हर्ष V पंत। तो ये स्कॉलर्स हैं जो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे लिखते हैं। जैसे कि राजीव भाटिया कहते हैं कि श्रीलंका की तरफ से बहुत प्रकार के रिएक्शंस भारत को मिलते हैं। कुछ चीज़ों में श्रीलंका भारत को बहुत अप्रिशिएट करता है, उसकी सराहना करता है, कुछ इश्यूज में सपोर्ट करता है भारत को, लेकिन देयर आर इश्यूज जहाँ पर सस्पेशन भी देखा जाता है और अपोज भी करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड सा आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन रहता है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किसकी है, प्रो इंडिया स्टांस है कि प्रो चाइना स्टांस है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर बनी रहती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हर्ष वी पंत को आप देखें तो हर्ष वी पंत तो वैसे भी बताते हैं कि कैसे श्रीलंका जो है जियो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, जियो स्ट्रैटेजिकली ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि हर्ष वी पंत का ये कहना है कि 21st सेंचुरी में जो ग्रेट गेम चल रही है, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गेम थ्योरी के थ्रू स्टडी किया जाता है और 21st सेंचुरी में एक ग्रेट गेम चल रही है जिसमें इंडियन ओशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। तो ऐसे में इस ग्रेट गेम में वाटर्स जो हैं इंडियन ओशन के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसीलिए हर्ष वी पंत का कहना है कि श्रीलंका हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंडियन ओशन भारत के लिए बहुत मैटर करता है। तो आप राजीव भाटिया, हर्ष वी पंत जैसे स्कॉलर्स को जो है आप कोट कर सकते हैं अगर श्रीलंका की इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि श्रीलंका जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका इज़ लोकेटेड ऑन द क्रिटिकल सी रूट। इंडियन ओशन में अगर आप देखेंगे श्रीलंका को इसीलिए कहा जाता है कि श्रीलंका इज नथिंग बट अ स्टेशनड शिप। इट इज़ अ स्टेशनड शिप इन द इंडियन ओशन। तो श्रीलंका जो है इन इंडियन ओशन, तो अल्टीमेटली कोई भी यहाँ से शिप्स निकलती हैं तो ऑब्वियस है रिफ्यूलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टेशनिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए जो है श्रीलंका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और श्रीलंका जो है इट कंट्रोल्स द 3 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द इंडियन ओशन। श्रीलंका को अगर आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका को, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करना हो शिपिंग के थ्रू अगर आप देखें तो श्रीलंका बिकम्स द फोकल पॉइंट इन दिस केस। सो इम्पॉर्टेंस जो है, जो लोकेशन है इसकी, वो बहुत मैटर करती है। और जैसे कि अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, लेकिन इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करके वापस लेके आना ऑस्ट्रेलिया या आप कहो एशिया तक, दे हैव टू कम टू दिस साइड जब इंडियन ओशन से आप पास करोगे। सिमिलरली मिडल ईस्ट में एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है,
वो भी अगर आपको यहाँ से एशिया तक लेके जानी है थ्रू वाटरवेज, क्योंकि वो चीप ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगेन श्रीलंका इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि श्रीलंका एक ह्यूज रिसोर्स रिच कंट्री स्पेसिफिकली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है, और इसीलिए इंडिया एंड श्रीलंका जो है सार्क का पार्ट है, बिम्स्टेक का पार्ट है, राइट। और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है एंड श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हालांकि क्योंकि श्रीलंका जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, रिसेंटली श्रीलंका फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो, तो ऐसे में चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। और बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि चाइना की प्रेजेंस को भारत की तरफ से काउंटर किया जाए यहाँ पर। बाकी जैसे जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि श्रीलंका इंडियन ओशन रीजन में लोकेटेड है। श्रीलंका एक आइलैंड स्टेट है, इस वजह से बहुत सारी मेजर पावर्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आपको दूं, तो श्रीलंका जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसे भी रहा है कि ब्रिटिश की डिफेंस एंड ब्रिटिशर्स ने एक्सटर्नल अफेयर अग्रीमेंट श्रीलंका के साथ में साइन किया था। इसके अलावा यूएसएसआर ने 1962 में मैरीटाइम अग्रीमेंट श्रीलंका के साथ में साइन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो श्रीलंका जो है इट वॉज चोजन टू बिल्ड द वॉइस ऑफ अमेरिका। तो एक तरीके से चाइना की प्रेजेंस, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटिशर्स, दे ऑल रिकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ श्रीलंका। लेकिन 2015 से श्रीलंका चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था, स्पेसिफिकली अपने पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के, और इसके चलते चाइना से श्रीलंका में बहुत ज़्यादा फंडिंग्स आ रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के। अब जैसे हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में आपने सुना है, हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में मैंने आपको वैसे भी बताया था कि ये जो पोर्ट है, ये अब हम्बनटोटा पोर्ट, ये जो पोर्ट है ये अब चाइना के पास में है। दिस इज़ नॉट आर, दिस इज़ TOTA ओनली। हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना के पास में है, अगले 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया गया है। उसका कारण ये है कि ये जो पोर्ट था इट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस, और तो यहाँ पर जो है चाइना ने कहा कि आप हमारा लोन नहीं उतार सकते हैं, तो आप हमको ये 99 ईयर्स के लिए यूज़ पे दे दीजिए। तो ऐसे ही नॉट जस्ट हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका के पास में बहुत ही हाईली एक लिस्ट पूरी है, जिसमें हम पूरी लिस्ट बना सकते हैं ऑफ हाईली स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स जो कि यहाँ पर लोकेटेड हैं, एंड दीज पोर्ट्स आर अमंग बिजिएस्ट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कोलंबो पोर्ट है इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आप देखेंगे कि देयर वाज अनदर पोर्ट सिटी ऑफ त्रिनकोमली विच वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी उन्होंने इस पोर्ट को काफ़ी यूज़ किया था, उनका मेन बेस हुआ करता था। बाकी मल्टीपर्पज़ पोर्ट्स भी हैं, कुछ कमर्शियल हैं, कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हैं, और इन पोर्ट्स को डेवलप करके आगे जा कर के चाहें तो मिलिट्री बेस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यही आकलन लगाया जा रहा है कि अगर हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है, तो आगे जा कर के समय पड़ने पे चाइना इसको कभी भी एक मिलिट्री बेस की तरह भी यूज़ कर सकता है। वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चाइना को। तो इस तरीके से श्रीलंका की अभी तक हमने क्या देखा कि जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ हमने समझा कि किस तरीके से जियो पॉलिटिकली भी श्रीलंका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं जियो इकोनॉमिकली श्रीलंका किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कुछ ऐसी है कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडिया इज श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएस और यूके के बाद।
इसके अलावा हमने श्रीलंका के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, जिसके चलते मोर देन 60% ऑफ श्रीलंकाज एक्सपोर्ट वो जो है इस एग्रीमेंट की वजह से जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो जो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वजह से हमारा पिछले कुछ सालों से जो ट्रेड है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और श्रीलंका जो है इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स व्हेन इट कम्स टू सार्क कंट्रीज़। और इसी वजह से जो है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पर हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया जो है डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट भी कर रहा है श्रीलंका में। डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है जो यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। देखिए, एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज और ये सब बना दिए, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे समाज में काफ़ी बदलाव आएगा। जैसे कि भारत की तरफ से एजुकेशन के तहत यहाँ पर स्कूल्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए, जैसे हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या क्लीन वाटर और सैनिटेशन एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत इन सभी में यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड की तरह इसको याद रखिएगा कि श्रीलंका में हमारी प्रेजेंस कैसी है। वी गो फॉर डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट, डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट इन श्रीलंका। एंड व्हेन इट कम्स टू डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट, हाउसिंग याद रखना है आपको, एजुकेशन याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ सेक्टर भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है कंसेशनल फाइनेंसिंग भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि $2 बिलियन के आसपास जो है पैसा श्रीलंका को दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कभी कभी हम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो ग्रांट में पैसा दे दिया, कुछ पैसा हमने लोन में दे दिया। माइंड यू, ये तब हो रहा है जब भारत जो है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की कमी है, खुद ही यूज कर ले। लेकिन ऐसे में व्हाट वी आर डूइंग अ पॉजिटिव थिंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, स्पेशली इन नेबरहुड। और मेन प्रोडक्ट्स जो हम श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं उसमें एनिमल फूड आता है, रिफाइंड पेट्रोलियम आता है, या नट्स हो गए जो श्रीलंका से आते हैं। और जो एक्सपोर्ट करता है भारत श्रीलंका को, तो वो अराउंड आप कह सकते हो कि $5-6 बिलियन के आसपास का है। तो यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो गैप जो है थोड़ा बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है समय के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी डिफेंस में भी हम कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जैसे श्रीलंका के साथ में हमने मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट की गई। इसके अलावा हमने श्रीलंका के साथ में नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है, विच इज स्लिनेक्स। श्रीलंका एंड इंडिया एक्सरसाइज। इसके अलावा डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत की तरफ से श्रीलंका के सोल्जर्स को, श्रीलंका के डिफेंस ऑफिशियल्स को प्रोवाइड किया जाता है। भारत की तरफ से श्रीलंका को जो है MI-17 गिफ्ट किए गए थे। इसके अलावा एक सुकन्या क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल हमने गिफ्ट किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंकन नेवी को। इसके अलावा जो है चॉपर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे मिशंस होते हैं जो श्रीलंकन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। सपोज कीजिए रेस्क्यू करने के लिए, तो कोई सोल्जर इंजर्ड हो जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हमारी तरफ से की गई। अच्छा, श्रीलंका की में इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर शुरू होने वाली 1985 के बाद की सिविल वॉर, क्योंकि जो मैं ये बात कर रही हूँ चॉपर्स की, ये इसी सिविल वॉर में यूज़ किए गए हैं। बेसिकली जो भी इंजर्ड सोल्जर्स होते थे उनको हेल्प करने के लिए जो है ऐसे डेयरिंग मिशंस किए जाते थे। अच्छा, ये जो सिविल वॉर है लगभग 2009 में जो है ये ख़त्म हुई। मतलब आप कह सकते हो टू एन एक्सटेंट दैट अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स तक ये सिविल वॉर यहाँ पर चली। अच्छा, इस सिविल वॉर का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा ये समझते हैं, क्योंकि इसी सिविल वॉर के चलते
यहाँ पर 1987 में 13th अमेंडमेंट जो है प्रपोज किया गया। अब ये जो 13th अमेंडमेंट है 1987 के आसपास इसको लाया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है। लेकिन ये 13th अमेंडमेंट है क्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि रिसेंटली भी लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी के आसपास भी 2024 में, तो जो श्रीलंका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इनकी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आती हैं इस 13th अमेंडमेंट को लेकर के, जिसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये जो 13th अमेंडमेंट है इसको ये पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये ज़रूर करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो लोकल सिन्हालीज पॉपुलेशन है दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस, वो इस चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे की गहराई को पहले थोड़ा समझते हैं और समझते हैं कि ये 13th अमेंडमेंट एक्चुअली में क्या प्रपोज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझते हैं ऑफ श्रीलंका एंड सिविल वॉर का। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड of the civil war in श्रीलंका जो हो रही थी। ठीक है, आज के समय पे इस सिविल वॉर को लेकर के बार बार आप यूनाइटेड नेशन में काफ़ी रेजोल्यूशंस देखेंगे, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए काफ़ी सारे ऐसे सोल्जर्स हो गए, ठीक है, जिनको जो है कहा जाता है कि आपने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है तो उनको पनिश भी किया जाता है। मतलब पनिश करने के लिए ही इस तरीके के रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में अडॉप्ट किए जाते हैं। एनीवेज, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए श्रीलंका में जो है मेजरली अगर देखा जाए 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स इन श्रीलंका। ठीक है, जिसमें से एक है सिन्हालीस। अब ये जो सिन्हालीस हैं ये बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड वी हैव तमिलियंस। ठीक है, अब ये जो सिन्हालीस हैं इनकी अपनी भाषा है सिन्हाली, और तमिलियंस तमिल बोलते हैं अपनी। ठीक है, तो होता ये है कि जो सिन्हालीस हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट है तमिल्स के साथ में श्रीलंका में पावर को लेकर के। ठीक है, तो एक्चुअली में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से हुआ 1948 में। ठीक है, लेकिन 1948 से पहले की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो तमिलियंस आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में श्रीलंका में ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे कॉलोनियलिज्म के समय पे ये इंडिया से इन तमिल वर्कर्स मतलब प्लांटेशन वर्कर्स को लेकर के आते थे और श्रीलंका में जो है इनको यहाँ पर इन प्लांटेशंस में नॉर्थ में स्पेसिफिकली नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर इन प्लांटेशंस में इनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको इसीलिए जो तमिलियन पॉपुलेशन है श्रीलंका में वो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस में देखने को मिलेगी। अब ब्रिटिशर्स के अंडर में जो तमिलियंस थे उनको पता था कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया और उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि इस चीज़ में सारा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो जब तक ब्रिटिशर्स आज़ाद हुए मतलब ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली श्रीलंका को, तब तक देखा गया कि ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उसमें जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी या जो भी इस तरीके की जॉब्स हुआ करती थी वो ज़्यादातर तमिलियंस के पास में थी। ठीक है, और जो सिन्हालीस थे इनके पास में नहीं थी ऑफ कोर्स। तो हुआ ये कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो एजुकेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन था ये सब था, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट तक ही ये लोग ज़्यादातर सीमित थे, इस वजह से ये वाला जो एरिया है ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। ठीक है, और इधर वाला जो एरिया है जो साउथ वाला एरिया है ये अभी भी अंडर डेवलप्ड था और यहीं पर ज़्यादातर जो सिन्हालीस हैं वो रहते थे। तो
तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखी गई कि देयर इज़ अ गैप, ऊपर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और नीचे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। तो सिन्हालीज जब आए, क्योंकि अगर एथनिसिटी वाइज देखिए तो तमिलियन से अलग हैं, प्लस मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है श्रीलंका में इनकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पावर में आते हैं, डेमोक्रेसी लाई जाती है श्रीलंका में, तो जो सिन्हालीज ग्रुप है ये अपनी लैंग्वेज को और अपनी कम्युनिटी को आगे लाने के लिए इस तरीके के बिल पास करेंगे, इस तरीके के लॉज पास करेंगे जो कि सिन्हालीज लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा। इनके लोगों को जॉब्स और रिजर्वेशन टाइप की, इस टाइप की मतलब काफ़ी सारी चीज़ें की गई। तो चीज़ें जो है इस तरीके से चल रही थी। तो 1956 में एक बिल पास होता है और ये बिल जो है इस बिल का नाम था सिन्हालीज ओनली बिल। लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिन्हालीज ओनली बिल, ये बिल पास होता है 1956 में। और इसके बाद पहली बार तमिलियंस को ये रियलाइज़ होता है कि जानबूझ करके हम लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और आगे जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाया जाता है। तो 1972 में इस तरीके के प्रावधान लाए जाते हैं, इस तरीके के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जाते हैं जो कि सिन्हालीज लैंग्वेज के फेवर में थे, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के फेवर में थे। यानी इस तरीके की एजुकेशनल पॉलिसीज़ लाई जाती हैं जिसके थ्रू तमिलियंस को ये रियलाइज़ हो जाता है, वो इस चीज़ को लेकर के कन्विंस हो जाते हैं कि इन कम्युनिटीज़ को मार्जिनल कम्युनिटीज़ की तरह देखा जा रहा है और इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा है। और जब ऐसा होता है, इस ओपन डिस्क्रिमिनेशन के चलते 4 साल के बाद 1976 में पनपता है LTTE। अब ये LTTE क्या है? LTTE की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, यानी कि एक ऐसा ग्रुप इमर्ज होता है जो फाइट करेगा तमिल राइट्स के लिए। और इसीलिए जो है 83 तक आते आते 1983 विल से तक आते आते सिविल वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है श्रीलंका में। ठीक है, तो रफली 83 आप याद रखिए इसको। और इंडिया श्रीलंका जो है इस तरीके से फिर थोड़ा मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाता है उस समय पे। तो तब जो है भारत सरकार की तरफ से पहल की जाती है। उस समय पे 87 के आसपास राजीव गांधी थे और यही कारण है कि राजीव गांधी को आगे जाकर के इसी मुद्दे के चलते असैसिनेट भी कर दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उस समय पे जो है 1987 में जो है अकॉर्ड्स लाए गए थे और डिसाइड किया गया था। इसी अकॉर्ड में ये जो 13th अमेंडमेंट है, ये 13th अमेंडमेंट जो है प्रपोज की गई थी। तो ये मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है जो ध्यान देने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू श्रीलंका। ठीक है, तो इसीलिए आज के समय पे जब सिविल वॉर जब ख़त्म हुई तो भारत की तरफ से डेवलपमेंटल एड बहुत प्रोवाइड की जाती है श्रीलंका में। अब जैसे श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रही थी, तो इस वजह से पूरा इनकी इकोनॉमी जो है खड्डे में आ गई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इनका बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट होने लगा, ख़त्म होने लगा। और ऐसे में श्रीलंका के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया कि जो चीज़ें ये इंपोर्ट किया करते थे अपने गुड्स वगैरह बाहर से अपने सर्वाइवल के लिए, वो चीज़ें भी ये खरीद नहीं पा रहे थे और इस वजह से पूरा क्राइसिस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअली में श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आया, उसका कारण है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या जिस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो की गई, जैसे श्रीलंका ने रिसेंटली कुछ सालों में इस तरीके के चेंजेस लेकर के आए थे कि पेस्टिसाइड्स और इन सब का यूजेज जो है बंद कर दिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी सिर्फ, जिस वजह से जो प्रोडक्शन हो रही थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुई। इसके अलावा जो है IMF आपको पता है कि जब भी लोन देता है तो कुछ कंडीशनैलिटीज़ जो है लगाता है। अब कंडीशनैलिटीज़ तो लगाई गई थी, लेकिन जो रूलर्स थे उनकी जो पॉलिसी होती हैं वो मिसगाइडेड होती हैं।
लेकिन भारत के लिए क्योंकि श्रीलंका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पिलर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, इसीलिए भारत की तरफ से रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाता रहा है। भारत ने समय समय पे मेडिकल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। इसके अलावा भारत की तरफ से 30,000 घर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उन लोगों के लिए, वो तमिलियंस के लिए जो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। इसके अलावा आरबीआई और जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का, इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट साइन हुए, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स, जिसके चलते $400 मिलियन के आसपास का करेंसी स्वैप यहाँ पर किया गया है। बाकी लाइन ऑफ क्रेडिट भारत की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमारी तरफ से जो है लोन डेफरमेंट कर दिया जाता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन भी दिया जाता है। जैसे भारत ने $1 बिलियन का शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन श्रीलंका को प्रोवाइड किया ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जो जूझ रहा है श्रीलंका, उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाए। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो 1987 में जो है अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया था और अल्टीमेटली जो है इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड इसको कहते हैं, जो 1987 में साइन किया गया। दिस वाज साइन बिटवीन भारत के उस समय पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट थे एक्चुअली उस समय पे जयवर्धने। तो इन्होंने इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड जो है साइन किया एंड इसके चलते भारत की तरफ से इंडियन सोल्जर्स जो हैं डिस्पैच किए गए, श्रीलंका भेजे गए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के तहत। हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अल्टीमेटली हम देखते हैं कि थोड़ा मतलब सीज़ फायर आ जाता है और अल्टीमेटली 2009 तक आते आते जो है ऑफिशियली श्रीलंका की गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि जो LTTE ग्रुप यहाँ पर बना था उसको डिफीट कर दिया गया है और जो भी LTTE की रेबल लीडर थे, ठीक है, उनको मार दिया गया। एंड हालांकि यूनाइटेड नेशन के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली इस सिविल वॉर में 40,000 सिविलियंस 5 महीने के अंदर अंदर ही, बिफोर द वॉर एंडेड, दीज मैनी पीपल डाइड। मतलब सरेंडर करने से पहले इतने लोग मारे गए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। खैर, तो हमारे लिए तो कभी भी अगर इंडिया श्रीलंका की बात होगी तो ये जो पीस अकॉर्ड है 1987 का, जो भारत और श्रीलंका के बीच में साइन किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो पीस अकॉर्ड है इसके अकॉर्डिंगली सपोज कीजिए ये है श्रीलंका, और मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर हैं ज़्यादातर, यहाँ पर तमिलियंस ज़्यादा रहा करते थे। तो डिसाइड ये हुआ था 13th अमेंडमेंट के चलते कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है की जाएगी, यानी कि ये अलग से प्रोविंसेस बनाए जाएंगे और यहाँ के लोगों को, जो लोग रहते हैं, उनको सेल्फ गवर्नेंस राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस है श्रीलंका के, जहाँ पर तमिल के जितने भी तमिलियंस हैं वो मेजॉरिटी में हैं, वो मर्ज हो जाएंगे, एक सिंगल प्रोविंस बन जाएगा। और यहाँ पर जो नदर्न प्रोविंस होगा ये पूरा एक सिंगल बनेगा और इसको देयर विल बी डेवोल्यूशन ऑफ पावर। तो याद रखिएगा कि जब भी 13th अमेंडमेंट की बात हो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात याद आनी चाहिए। यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइजेशन था श्रीलंका में, ठीक है, कि गवर्नमेंट पूरे श्रीलंका पे रूल करेगी, लेकिन पहली बार जो है डेवोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई, यानी कि इन एरियाज़ को या इस एक सिंगल प्रोविंस को अपनी सेल्फ गवर्नेंस दिया जाएगा। और आइडिया ये भी था कि जो LTT है उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा एंड इंडियन आर्मी श्रीलंका गवर्नमेंट को हेल्प करेगी अगर श्रीलंका रिक्वेस्ट करता है, और ये 13th अमेंडमेंट प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाने में हेल्प करेगा ताकि जो तमिलियंस हैं और सिन्हालीज हैं, ये दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए उनकी दोनों नेशनल लैंग्वेजेस बनाई जाएं। यानी इस 13th अमेंडमेंट के चलते डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो है ही, लेकिन साथ साथ तमिलियन एज अ लैंग्वेज, तमिल एज अ लैंग्वेज जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई कि नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश को यहाँ पर प्रिजर्व रखा जाएगा ताकि इंग्लिश सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में
एक लिंक लैंग्वेज की तरह एग्जिस्ट कर पाए। लेकिन ये जो अकॉर्ड है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस समय पे एलटीटी अपना कंसेंट नहीं दे रही थी, दे वर रिलक्टेंट, और इसीलिए साइन नहीं हो पाया। उनको ट्रस्ट नहीं था श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और यही कारण है कि उन्होंने सरेंडर करने से उस समय पे मना कर दिया जब 1987 में ये अकॉर्ड लाया गया। खैर, एलटीटी के पूरे तरीके से डिज़ोल्व होने के बाद, यानी कि 2009 से लेकर के अगर हम देखें 2015 तक का ये टाइमलाइन ऐसी थी जब इंडिया ने काफ़ी बार इस तरीके का डिसीजन लिया जहाँ पर श्रीलंका को जो है श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। 2012 में एक बार रेजोल्यूशन लिया गया था, एक बार 13 में लिया गया था। तो इस तरीके के डिसीजंस इसलिए लिए गए क्योंकि तमिलनाडु की जो पार्टीज थी उनकी तरफ से प्रेशर यहाँ पर आता है, राइट, दैट्स वाई। तो ये थोड़ा इशू था जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए श्रीलंका में। इसके अलावा अगर बात करें फिशरमैन का मुद्दा तो मैंने आपको बता ही दिया है, दिस कच्चा तीवू आइलैंड का मुद्दा। सो कच्चा तीवू आइलैंड जो है एक्चुअली भारत ने ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि श्रीलंका की सॉवरेनिटी है कच्चा तीवू आइलैंड पे। ये चीज़ 1974 में कर दी गई थी, यानी कि ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से 1974 में कच्चा तीवू आइलैंड वॉज सीडेड यानी कि इनको ट्रांसफ़र कह लो आप, ये श्रीलंका को दे दिया गया। भारत की तरफ से ऑफिशियली ये चीज़ आई थी। हालांकि उस समय पे जो डीएमके की सरकार थी तमिलनाडु में, उन्होंने ऑब्जेक्शंस यहाँ पर रखे थे कि आपने फिशिंग राइट्स सेफ गार्ड नहीं किए, तमिलनाडु के फिशरमैन यहाँ पर जाते हैं, ये ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड है उनका, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इस अग्रीमेंट के चलते इंडियन फिशरमैन को एक्सेस था टू कच्चा तीवू, कि अपना जो भी मछुआरे होते हैं वो अपना जाल वाल यहाँ पर सुखा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनके पास फिशिंग राइट्स आ गए वहाँ से। तो जब 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होती है उसके बाद बहुत सारे इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया जाता है, उन पर अटैक होता है यहाँ से, जब भी वो श्रीलंकन वाटर्स में एंटर करते थे। क्यों? क्योंकि इंडियन साइड से जो मरीन रिसोर्सेज थे उनका डिप्लेशन हो रहा था। अब देखिए, इसका कारण ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे भारत को श्रीलंका के साथ में, तो भारत के जो फिशरमैन हैं उनकी जो पेट्रोल बोट्स हैं, जो भी फिशरमैन बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स, वो फिर भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, ठीक है, और बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें एक ही बार में जो है बहुत सारी मछली यहाँ से पकड़ी जाती है। जबकि जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो आज भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अब हो ये रहा है कि जब इतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज़ किए जाएंगे तो होता ये है कि दिस टाइप ऑफ फिशिंग इज़ अनसस्टेनेबल, यानी कि यहाँ से आप पूरा फिशिंग को डिप्लीट कर देंगे। तो श्रीलंका जो है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं अलाउ नहीं की जानी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी ये सही नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वो तो डिमार्केट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी नोइंगली अननोइंगली जो फिशरमैन होते हैं कभी कभी एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से फिशिंग करते हैं। जैसे कि रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी बॉडीज़ थी जो श्रीलंका के तट पे जो है पाई गई, और इसकी वजह से तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि उनको ये लगा कि उनके स्टेट से जो 4 फिशरमैन जो हैं मिसिंग थे वो ही वहाँ पर मारे गए और श्रीलंका के बेसिकली शोर पे जो है पाए गए हैं। हालांकि इस मुद्दे को सुधारने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन इस मुद्दे का निकाला जा सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जो है सामने आया नहीं है कि मतलब कोई ऐसा नेगोशिएशन प्रॉपर ढंग से हुए नहीं है, कोई सल्यूशन फिलहाल मिला नहीं है। लेकिन जो सल्यूशंस दिए जाते हैं वो इस तरीके के दिए जाते हैं कि ऑल्टरनेटिवली फ़िशिंग कर सकते हैं। जैसे एक दिन आपने इंडियन फिशरमैन को अलाउ कर दिया, अगले दिन जो है मान लीजिए श्रीलंका के फिशरमैन निकल सकते हैं,
वाटर्स में एंड दे कैन फिश, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस तरीके के सजेशंस यहाँ पर आते हैं। बाकी चाइना का फुटप्रिंट तो आपको पता ही है कि चाइना यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है एक्टिव है। चाइना ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ में साइन किया हुआ है। बाकी पाकिस्तान भी जियोपॉलिटिकल टर्म्स में देखा जाए तो पाकिस्तान के भी श्रीलंका के साथ में डिप्लोमेटिक जो है इंगेजमेंट रहता है। जैसे पाकिस्तान ने काफ़ी बार पायलट्स एंड अपने जो है वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। जब सिविल वॉर चल रही थी तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी मदद की गई। वैसे ही चाइना ने भी काफ़ी मदद की, ठीक है। तो चाइना कार्ड हमेशा जो है श्रीलंका खेलता है इंडिया के अगेंस्ट में, और यही कारण है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं जैसे हर्ष भी पंत हो गए, उनका यही कहना है कि चाइना हमेशा ये देखता है कि भारत श्रीलंका के अफेयर्स में कैसा रोल प्ले कर रहा है, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। भारत साउथ एशिया में रीजनल हेजेमनी अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, और इसीलिए चाइना जो है भारत के इस इन्फ्लुएंस को जो है एक्सपेल करना चाहता है, काटना चाहता है बेसिकली। तो यही सारे मुद्दे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है श्रीलंका में किया गया है पोर्ट्स में। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट चाइना ने किया, कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट है वो चाइना ने किया। हालांकि चाइना ने उसके लिए काफ़ी सारे लोन्स दिए हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका जो है नहीं चुका पाया। डेट ट्रैप पॉलिसी का पार्ट है ये सभी। इसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी चाइना की कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर विन किया। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली, मतलब दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ कि 3 ऐसे श्रीलंकन आइलैंड्स हैं रामेश्वरम से, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, उससे 45 किलोमीटर दूर ही है। उन आइलैंड्स पे जो है ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स बेसिकली सेटअप किए जाएंगे। बाकी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि चाइना का भी हाथ होता है श्रीलंका में, जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है बेसिकली प्रमोट किए जाते हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। जैसे इंडिया भी कुछ प्रोजेक्ट्स करता है, जैसे एक प्रोजेक्ट है ईस्ट कोस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है चाइना का हाथ था कि इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं करके इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, और बैलेंस ऑफ पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंडिया नीड्स टू प्ले इट्स कार्ड वेल। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी चाइना के प्रोजेक्ट्स बना रहा है वो इंडिया के काफ़ी क्लोज हैं। जैसे हम्बनटोटा प्रोजेक्ट, कोलंबो पोर्ट सिटी इंडियन कोस्ट लाइन से बहुत पास में हैं ये, राइट। बाकी इकोनॉमिक कंसर्न्स अलग हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें पहले इंडिया को दिया हुआ था, वहाँ चाइना आ गया है, वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने ले लिए। तो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या श्रीलंका की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सभी जो है आप बात कर सकते हो। बाकी वही है आने वाले समय में, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं तो यूएस का शिफ्ट, यूएस का फोकस जो है पूरा इंडियन ओशन की तरफ गया है। तो क्वाड मेंबर्स के साथ में मिलकर के चाइनीज एग्रेशन को काउंटर जो है यूएसए की तरफ से किया जा रहा है इंडिया के साथ में मिलकर के। तो इस तरीके के स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। बाकी दिस इज अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका। अब इंडिया एंड श्रीलंका हमारा कवर होता है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब यहाँ पर भी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है या पुराना हमने जो भी किया है थोड़ा सा वो भी हम समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया हो जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो अफगानिस्तान बेसिकली इज़ अ कंट्री, सबसे पहले जिसको कहा जाता है इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब क्वेश्चन ये है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है। उसका कारण ये है कि देखिए ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो आपको पता है कि यहाँ से तो हिमालयाज़ हैं, तो कोई भी पॉसिबल इन्वेजन होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिस इज़ द प्लेन एरिया,
और इसीलिए हमेशा से ही यहाँ पर इन्वेजन जब भी भारत में हुआ है वो इसी बॉर्डर से हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हुआ है। तो होता यही है कि अफगानिस्तान हैज़ बिन द सेंटर जहाँ पर जब भी कोई पावर इन्वॉल्व हुई है हमेशा उसने मुँह की खाई है, यानी कि हमेशा उसके बाद उसका डिक्लाइन जो है वो देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिशर्स, सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यूएसएसआर का। अब आपको याद होगा 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और इस इन्वेजन के बाद सोचा ये था यूएसएसआर ने कि 6 महीने अफगानिस्तान में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, और उसके बाद यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे फंसे रहे और 1985 तक आते आते, अप्रॉक्सीमेटली 1985 तक आते आते यूएसएसआर में आया इकोनॉमिक क्राइसिस। और क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड वॉर हो गई ना। जब लंबे समय तक वॉर चलेगी, आपके पास में इस तरीके की इकोनॉमी तो है नहीं कि आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, क्योंकि सोशलिज्म प्रॉफिट बेसिस पे काम नहीं करता है। तो आप इतनी लंबी वॉर को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, राइट? यही कारण था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया और फाइनली दिस रिजल्टेड इनटू द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो हमें कम्युनिज्म का कोलैप्स भी देखने को मिला। बिल्कुल वैसे ही आज के समय पे अगर आप यूएसए की सिचुएशन देखेंगे, कुछ वैसे ही है। आज जब हम कहते हैं देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द हेजिमनी ऑफ यूएस, तो वो डिक्लाइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस ने भी 2001 में एंट्री मारी अफगानिस्तान में, और इसके बाद जो है, एक्चुअली विल नॉट से कि एंट्री यहाँ पर 2001 में हुई है। जब 1979 में यूएसएसआर एंटर हुआ था, इन्वेजन यहाँ पर हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ में मिलकर के यूएसए ने यहाँ पर मुजाहिदीन्स को आर्म्स एंड वेपन्स और पैसा वगैरह सब सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन जब अपना काम कंप्लीट हुआ, इनका अपना एजेंडा पूरा हो गया, बाद में यहाँ के जो मुजाहिदीन्स थे, जो लोग थे यहाँ के, जो ट्राइबल्स थे यहाँ के, ठीक है, जिनको वेपन्स दिए गए थे, इनसे जो है पीछे सपोर्ट खींच लिया। और ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, और इनका रिएक्शन आया 9/11 अटैक के फॉर्म में। तो जो 2001 में आपको अटैक देखने को मिलेगा, सितंबर 11 अटैक, वो यहाँ से इस तरीके से लिंक था, जिसमें अलकायदा जो है शामिल थी। अब वहाँ से होता क्या है कि उस समय पे यूएस को ये पता चला कि अच्छा अफगानिस्तान में है उसामा बिन लादेन, तो इन्होंने कहा कि हमको जो है आप लादेन दे दीजिए। लेकिन था ये कि अफगानिस्तान में उस समय पे तालिबान पावर में था, ठीक है, तालिबान ने काफ़ी कुछ कंट्रोल में किया हुआ था अपने। तालिबान ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यूएस ने यहाँ पर एंट्री मारी और लगभग 2021 तक यूएस की यहाँ पर अफगानिस्तान में प्रेजेंस रही। तालिबान को जो है जड़ से उखाड़ने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की। लेकिन तालिबान एक ऐसा कॉकरोच है, कॉकरोच इसलिए कहा कि न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो कहा जाता है कि कॉकरोचेस बच जाएंगे। तो मतलब कितना भी इनको मिटाने की कोशिश करो, ये वापस जो है जिंदा हो जाते हैं, वापस से जो है आ जाते हैं, आपको वापस से दिखेंगे। तो तालिबान इसीलिए आप देखेंगे कि समय समय पे जो है री एंट्री इनकी होती रही। और जब 2021 में फाइनली 20 साल के बाद अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर अपना सारा पैसा लगा के थक चुका था, अमेरिका कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, और ये वो समय है जब अमेरिका डोमेस्टिकली भी कुछ चैलेंजेस जो है फेस कर रहा है, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली ऑल्सो। अगर आप देखें तो काफ़ी सारी जो बॉडीज़ हैं, जैसे IMF, WTO, UN, जो ये सब बॉडीज़ बनाई गई थी जो अमेरिका के फेवर में सारी चीज़ें करने वाली थी, यही सारी बॉडीज़ अमेरिका के फेवर में काम नहीं कर रही थी। उल्टा अमेरिका को यहाँ पर देखना पड़ा कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका फेस करने लगा, ठीक है, कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज से ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जब सामने आएंगी, और जो डोमेस्टिक लोगों का जो भी स्टैंड पॉइंट था यूएस में
कि हमारा जो पैसा है वो वॉर में नहीं जाना चाहिए, अपने ही लोगों के उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वेल एज उनकी ग्रोथ में लगना चाहिए, उनके डेवलपमेंट में लगना चाहिए। तो इस तरीके के नरेटिव्स उस समय पे आने लगे। तो यहाँ से अमेरिका ने जो है पुल आउट कर लिया। तो अल्टीमेटली यही सामने हमें देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान इज नथिंग बट ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, राइट। और इसीलिए तो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो यूज़ किया जाता है आज के समय पे इन द डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजीमनी, वो एग्जाम्पल है रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, एंड अफगानिस्तान से ये 2021 में बाहर निकल गए। अब अमेरिका ये कह के बाहर निकला यहाँ से कि भाई हमारे लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट चाइना है, हमें चाइना को काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें उस पर ध्यान देना है, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है हमें क्वाड और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये कह करके जो है अमेरिका 2021 में यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर वापस से तालिबान जो है पावर में आ गया। तो जो डेमोक्रेसी यहाँ पर बनाई गई थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर अमेरिका के अंडर में मतलब रन की जा रही थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। तो ऐसा कुछ जो है अफगानिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुए हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ये सारा तो खैर आपका हो गया बेसिक बैकग्राउंड ऑफ अफगानिस्तान कि व्हाट वाज हैपनिंग। लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की हुई हैं। इनफैक्ट 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी साइन किया था। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, काफ़ी सारी रोड्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, डैम्स बनाई हैं, सलमा डैम हो गया फॉर एग्जांपल। तो एजुकेशन और टेक्निकल असिस्टेंस भी हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड करते रहे हैं ताकि इंडिजीनसली जो कैपेसिटी है अफगानिस्तान की अलग अलग एरियाज़ में, ये अच्छे से अपने आप को रीबिल्ड कर पाएँ। बाकी एक पेंटागन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, यूएस पेंटागन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसीलिए अफ़गानिस्तान इम्पॉर्टेंट तो रहेगा, ऐसा नहीं है। बाकी अफ़गानिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स आते हैं, भारत उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो भी पीस प्रोसेस या रिकंसाइलेशन प्रोसेस हो वो अफ़गान लेड हो, अफ़गान ओन्ड हो। यानी कि बाहर जो एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे कि यूएस या फिर चाइना या फिर रशिया, वो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ना करें कुछ भी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। और इसीलिए 2001 से, सन 2001 से भारत ने अफ़गानिस्तान पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा हमारी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन भी एग्जिस्ट करती है। भारत की तरफ से जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट है वो बनाई गई, सलमा डैम बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डैम बहुत इम्पॉर्टेंट था। और ये जो सलमा डैम है, यही डैम को इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने एक हाईवे भी बनाया था अफ़गानिस्तान से ईरान तक का, जिसको कहा जाता है ज़ारान दिलाराम हाईवे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बार बार मतलब न्यूज़ में आपको ये हाईवे के बारे में सुनने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आज के समय पे तो खैर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट अल्टीमेटली वी कैन नॉट फॉरगेट व्हाट वी हैव डन देयर, राइट, एंड नोबडी शुड। क्योंकि यूएस की तरफ से भी बहुत बार इंडिया को अप्रिशिएट किया गया फॉर इट्स रोल दैट इट हैज़ प्लेड इन अफ़गानिस्तान। वहीं पर पाकिस्तान को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया।
राइट। तो इसके अलावा हमने अफ़गानिस्तान की जो काबुल है वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया है, काफ़ी सारे मेडिकल मिशंस यहाँ पर रन किए हैं एंड ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। बाकी यूएस और तालिबान के बीच में हुई डील, जिसकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय पे ट्रम्प थे पावर में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीस डील ये साइन हुई थी। एक अकॉर्ड साइन हुआ कि यूएस जो है विड्रॉ करेगा ट्रूप्स को धीरे धीरे करके, बट बदले में जो है तालिबान जो है ये गारंटी देगा कि सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी मेंटेन। इस डील के तहत यूएस ने कहा कि भाई 14 महीने के अंदर अंदर जो है हम जितने भी हमारे सैनिक हैं 12,000 के आसपास, उन सबको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इस डील के अकॉर्डिंगली यूएसए ने 31 अगस्त 2021 में पूरे अपने जो ट्रूप्स थे वो विड्रॉ कर लिए, और उसके चलते तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया और तालिबान ने केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी। अब तालिबान जो है दिस इज़ प्रॉप्ड बाय पाकिस्तान। तो भारत की हमेशा से ये कॉज ऑफ कंसर्न रहता है कि क्योंकि अगर तालिबान यहाँ पर टेक ओवर करेगा अफ़गानिस्तान का, तो ये भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ख़राब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तालिबान एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी डोंट वांट कि अफ़गानिस्तान अगला सीरिया बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके चलते स्पिल ओवर इफेक्ट होगा और भारत की सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1980s में अफ़गानिस्तान में जो भी सिचुएशंस बनी थी इन्वेजन के चलते, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट जो है कश्मीर तक देखे गए थे, उसके इम्पैक्ट पंजाब तक देखे गए जब पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो अगर देखा जाए रिलीजन वाइज जो अलकायदा है और जो तालिबान है, ये इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये बेसिकली ग्लोबल जिहाद जो है प्रमोट करते हैं एंड पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करना चाहता है अफ़गानिस्तान को। तो पाकिस्तान की तरफ से इसीलिए जो इसके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ना, वो इंडिया के खिलाफ और स्पेसिफिकली कश्मीर के खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जियो स्ट्रेटेजिकली अफ़गानिस्तान हमारा नेचुरल एलाय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो गया और अफ़गानिस्तान हमारा जो है वो दोस्त होगा, तो नेचुरली तो होना चाहिए एलाय। दूसरा, अफ़गानिस्तान हमारे लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया तक बना सकता है। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज रहे हैं, राइट। लेकिन भारत का कंसर्न यहाँ पर अफ़गानिस्तान को लेकर के ये है, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, पहला इंडियन सिक्योरिटी का, दूसरा इंटरनेशनल टेररिज्म इससे बहुत बढ़ेगा, तीसरा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई नई रीजनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान तालिबान जो है एक एक्सेस आपको देखने को मिले विच कैन वर्क अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो। तो यूएस ने जब विड्रॉ किया तो ये अब कहीं ना कहीं एक कंपेलिंग सिचुएशन है कि एक नई बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम यहाँ पर जो है आ सकती है, जिसमें ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान ईरान मे बी ऑल दीज थिंग्स कैन प्ले अ रोल हियर। तो भारत के पास ऑप्शन क्या है? पहला तो डिप्लोमेटिकली एंगेज करो, ठीक है, कि कोई स्पेशल एनवॉय भेजा जाए जो डेडिकेटेड हो अफ़गानिस्तान को, ठीक है। इसके अलावा जो है तालिबान के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। बाकी हमें एक बहुत ज़रूरत है कि जब भी हम तालिबान की बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान के साथ में जोड़ करके बात करते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डीकपल, वी नीड डीकपलिंग ऑफ पाकिस्तान एंड तालिबान, मतलब डीहाइफनेशन कह लीजिए या डीकपलिंग कह लीजिए। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान की लेवरेज है
तालिबान के ऊपर, एंड दैट इज़ वेरी मच रियल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लेवरेज जो एग्जिस्ट करती है ये लेवरेज एब्सोल्यूट हो, ठीक है, पूरी तरीके से उनके ही अकॉर्डिंगली तालिबान काम करे। इट्स नॉट ट्रू, राइट? क्योंकि तालिबान ऑटोनॉमी तो चाहेगा पाकिस्तान से, बस इंडिया को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। एंड अगर एक बार जो भी हमारे करंट मुद्दे हैं वो अगर हम ओवरकम कर लेते हैं तालिबान के साथ में, तो वी कैन डेफिनेटली इंगेज, राइट? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तालिबान को लेकर के हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है अफगानिस्तान को। इसके अलावा अफगानिस्तान को कहा जाता है इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स। लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स कैसे? पहले एक समय पे जो है पर्शियन एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में यहाँ पर स्ट्रगल चलता था। फिर एक समय हुआ जब ब्रिटेन और रशिया के बीच में स्ट्रगल हुआ। फिर एक समय आया जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्ट्रगल हुआ अफ़गानिस्तान को लेकर के, कोल्ड वॉर के समय पे। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान को लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स भी कहा जाता है एंड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ एक तो याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा अफ़गानिस्तान में यूएस वर्सेस चाइना आपको दिखेगा एट प्रेजेंट, जो है जो एमर्ज होता हुआ दिखेगा, दैट इज़ चाइना यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली अपनी प्रेजेंस के लिए काफ़ी काम कर रहा है। और राजीव सिकरी ने अपनी किताब में तो खैर कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंगली कहा है कि नेबर इज़ आवर फ्रेंड, तो हमारा नेचुरल एलाई होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए भारत के लिए अफ़गानिस्तान में एक स्टेबल रजीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए डीप स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? मिलिट्री एग्जिस्ट करती है जो रूल करती है, और यहाँ की मिलिट्री किसी भी सूरत में चाहती ही नहीं है कि भारत के साथ में किसी भी तरीके का इंगेजमेंट हो। तो अगर हमें इस डीप स्टेट को काउंटर करना है या कंटेन करके रखना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान यहाँ पर एक स्टेबिलिटी यहाँ पर रहे। और इसीलिए कहा जाता है कि स्टेबल अफ़गानिस्तान इज़ an insurance for India. It is an insurance for India, ठीक है? बाकी वी हैव M.K. नारायण जो कहते हैं कि अपनी जोग्राफिकल पोजीशनिंग की वजह से, जो लोकेशन है अफ़गानिस्तान की, इस वजह से भी अफ़गानिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी इम्पैक्ट होती है। तो पॉलिटिकल फ्यूचर अफ़गानिस्तान का इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो दूसरे नेशंस हैं वो कितना ज़्यादा compete कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ द हार्ट ऑफ एशिया, एक तरीके से लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक हैप्पीमैन जेकब जो कहते हैं कि इंडिया के पास में कोई ऐसा प्लान नहीं है, कंटीजेंसी प्लान, कि हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान में कुछ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ कर पाएँ कि एंगेजमेंट हमारी बिना किसी चैलेंज के रहे यहाँ पर। बट हैप्पीमैन जेकब का यही कहना है कि सॉफ्ट पावर इकलौती ऐसी चीज़ है जो इंडिया अभी यहाँ पर कर सकता है इम्प्लाई, लेकिन सॉफ्ट पावर इनफ नहीं होगी भारत को अगर अपने अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट्स सिक्योर रखने हैं तो। सिमिलरली जो राजेश्वरी पिल्लाई राजागोपालन हैं वो भी कहती हैं कि क्लियर इफेक्ट आपको ये दिखेगा कि भारत का जो स्टैंड है अफ़गानिस्तान को लेकर के, भारत बार बार यही कहता आया है कि अफ़गान ओन्ड, अफ़गान लेड प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। तो इट हैज़ बिन बेसिकली
to isolate India in multiple negotiations. एंड तालिबान के साथ में तो भारत को यहाँ पर एंगेज करना ही होगा, क्योंकि भारत जब भी अफगान ओन्ड और इस तरीके की बातें करता था, तालिबान, आई टोल्ड यू कि भारत का कॉज ऑफ कंसर्न तालिबान को लेकर के क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थोड़ा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, दैट्स वाई। ठीक है, बाकी आई थिंक अगर कोई पूछे कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, मिनरल वेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान में यूएसए कैसे फेल हो गया, वाई यूएसए फेल्ड इन अफगानिस्तान, वाई, what happened, what really happened। देखिए, यूएसए वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। एक स्कॉलर है डोमिनिक, उन्होंने अपनी किताब लिखी है द राइट वे टू लूज अ वॉर, जिसमें ये अमेरिका के बारे में लिखते हैं कि अमेरिका एक ऐसे समय पे वॉर कर रहा है जहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा अमेरिका जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुआ है, हमेशा अमेरिका का एम हाई रहता है, यू नो, एंड अमेरिका अचीव अ नैरो गोल। अमेरिका का ये होता है कि बस इतना सा अचीव करो, बस घर लौट जाओ वापस विद एज मच एज डिग्निटी एज पॉसिबल। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, और ये जो हड़बड़ में काम करते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, यही कारण है कि यूएसए फेल हुआ। क्यों? क्योंकि अब जब आप इतना सा नैरो गोल रखोगे, फॉर एग्जाम्पल अलकायदा जो है इसको मिटाना है, या आप कह सकते हो उसामा बिन लादेन को मार डाला, ये सभी चीज़ें, राइट, दैट इज़ नॉट इनफ। दूसरा ये चीज़ है, इसीलिए हेनरी किसिंगर भी यही कहते थे कि अमेरिका जो है ओवर एम्बिशियस है। अमेरिका जब भी अपना कोई गोल टारगेट करता है ना, वो अनअचीवेबल होता है। हमेशा से अमेरिका की तरफ, अमेरिका जो है किसी भी कंट्री को एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना चाहता है, जो कि एक अनअचीवेबल गोल है। यही कारण है कि अमेरिका एक रॉबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाया अफगानिस्तान में। इंस्टेड अमेरिका ने डेमोक्रेटिक वे नहीं, टॉप डाउन लिबरल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया कि टॉप में गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट से सारे मतलब इस तरीके के काम हो रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन या प्रॉपर जिसको डेमोक्रेसी कहा जाए, वो चीज़ तो थी ही नहीं। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल असेसमेंट्स के थ्रू भी कहा गया था कि अमेरिका इज़ डूम्ड टू फेल इन अफगानिस्तान। जैसे अमेरिका की मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जो भी इनके गोल थे अफगानिस्तान को लेकर के कि मिलिट्री या फिर वेपन, बंदूक की नोक पे आप पॉलिटिकल रिफॉर्म ले आओगे यहाँ पर, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ में तो वो फेल होना ही था इनको, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मिलिट्री थी वो फॉरेन एड पे डिपेंडेंट थी, फॉरेन मिलिट्री एड पे डिपेंडेंट थी। वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस पे डिपेंडेंट थे, तब जाकर के वो पावर मेंटेन कर पा रहे थे। तो अपनी खुद की पॉपुलर लेजिटिमेसी बनाना अफगानिस्तान में इनके लिए पॉसिबल नहीं था, गवर्नेंस इफेक्टिव कर पाना पॉसिबल नहीं था, एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरा ये भी है कि एक आइडियोलॉजिकल इशू है। अफगानिस्तान में इतने सालों तक, 20 सालों तक जो है यूएस की मिलिट्री यहाँ पर रही, जो कि सुपीरियर थी। उसके बावजूद भी ये तालिबान की जो आइडियोलॉजी थी ना, उसको नहीं मिटा पाए। मिलिट्रली आप मार दोगे, ठीक है, लोगों को, लेकिन आप आइडियोलॉजी को कैसे ख़त्म करोगे जो नरेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो लीडर्स हैं वहाँ के वो इस्लामिक ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को बिट्रे करेंगे, राइट। और इनफैक्ट ये भी है कि 2001 में तो खैर एंटर किया था अफ़गानिस्तान में, लेकिन 2003 में अमेरिका ने फोकस किया इराक पे, जिसकी वजह से तालिबान दोबारा से रिसर्च कर पाया। एंड बहुत लंबे समय तक यूएसए
पाकिस्तान पे रिलाई करता रहा, इंडिया ऑब्जेक्ट करता रहा, लेकिन फिर भी यूएसए पाकिस्तान पे रिलाई करता रहा व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। तो यूएसए खुद एक डबल गेम खेल रहा था। एंड क्योंकि आप देखेंगे कि रशिया और ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लगाए गए थे, तो यूएसए कंप्लीटली पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था अफगानिस्तान को एक्सेस करने में। यूएसए कुड हैव, यूएसए चाहता तो बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलके काम किया जा सकता था। यूएसए चाहता तो रशिया, चाइना, इंडिया तीनों के साथ में मिल करके अफगानिस्तान को लेकर के हैंडल किया जा सकता था। दूसरा ये भी है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते थे अफगानिस्तान में। मल्टीपल ट्राइब्स हैं, मल्टीपल फैक्शंस हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी लाना बहुत ही मुश्किल है। सो इनफैक्ट हुसैन हक्कानी हैं, एक आर्टिकल में लिखते हैं कि टू विन अफगानिस्तान, अगर आपको अफगानिस्तान वॉर को जीतना है तो आपको पाकिस्तान के साथ में बहुत ही टफ होना पड़ेगा। एक्चुअली यूएस से पाकिस्तान के सारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा था जब भी तालिबान को अप्रोच करना होता था। पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट था, तालिबान को सपोर्ट करते थे टू काउंटर द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही था तालिबान को यूज़ करना इंडिया के खिलाफ। हाउएवर ये जो आर्ग्यूमेंट था ये गलत था, क्योंकि इंडिया कभी भी अफगानिस्तान में ऑफेंसिव प्रेजेंस रखा ही नहीं है इंडिया ने। तो एक्चुअली में इसीलिए हुसैन हक्कानी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में अगर टफ एक्ट करते यूएस वाले तो शायद अफगानिस्तान को जीता जा सकता था। खैर, इस पे तो बहुत ही सारे थिंकर्स हो जाते हैं, जैसे राकेश सूद हैं जो कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखता है तो वो इंडिया के एंगल से देखता है कि कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है विद द यूज़ ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान इसीलिए हमेशा से अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाहता था, और यही कारण है आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री इश्यूज भी हैं। और कुछ कंट्रीज तो इनफैक्ट देयर आर सम कंट्रीज दैट आर रेडी टू एक्सेप्ट तालिबान। जैसे वी हैव सुशांत सरीन जो कहते हैं कि कुछ कंट्रीज मान लीजिए जो यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं भी करती हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो करेंगी ग्लैडली रिकॉग्नाइज, एंड तालिबान इज द न्यू रियलिटी, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आज के समय पे तालिबान पे क्वेश्चन पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया या चाइना जैसी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रशिया जो है इज़ स्टिल अ बिग पावर, तो रशिया इस समय पे एक्सपांड हो रहा है, राइट। तो आज के समय पे तो रशिया चलो चाइना और पाकिस्तान एक्सेस को सपोर्ट करता है क्योंकि वो यूएस को बेसिकली काउंटर करना चाहता है, लेकिन रशिया इज़ वेरी कॉशियस ऑल्सो, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर जो तालिबान मिलिटेंट्स हैं, रशिया जो है इससे थ्रेट मानता है बेसिकली। जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं वो ये कहते हैं कि रशिया इस बात को लेकर के बहुत अवेयर है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, राइट। सिमिलरली चाइना का अगर आप देखेंगे तो यूएस क्योंकि यहाँ से बाहर निकल गया तो चाइना अब उस खालीपन को, उस वॉइड को फिल करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए यूएस के विड्रॉल के बाद चाइना अब एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कैसे चाइना अपने आप को यूरेशिया में एजर्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना का तो आज भी वही ड्रीम है मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स वाला। और तालिबान को क्या मिलेगा चाइना से? देखिए, चाइना के पास में है पैसा, ठीक है। पहला तो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिलेगा, दूसरा तालिबान को मिलेगा पैसे के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मिलेगा। और चाइना तो वैसे भी अपॉर्चुनिस्टिक है,
तो चाइना को ये जो नई ओपनिंग मिली है इसको ज़रूर चाइना एक्सप्लॉइट करेगा और स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बना लेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान मिनरल रिच है और इसके थ्रू चाइना जो है पाकिस्तान में भी डीप पेनिट्रेशन करेगा, ईरान में भी करेगा और सेंट्रल एशिया में भी करेगा। और इसीलिए सी राजा मोहन की तरफ से एक आर्टिकल भी आया था, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि चाइना यहाँ पर पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस रहा है तालिबान में, चाइना उसको यूज़ कर रहा है। नाउ दिस इज़ अ पेग इन चाइनीज़ गेम। चाइना इज़ एंगेजिंग विद तालिबान, डायरेक्टली बात हो रही है और तालिबान ने एनरोल भी कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो चाइना ने इनफैक्ट तालिबान को रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। चाइना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल पावर टू रिकॉग्नाइज तालिबान। तालिबान इज एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फोर्स अकॉर्डिंग टू चाइना, और इसीलिए बायलैटरल समिट भी स्टार्ट हो गई इनकी तो 2021 से ही इनफैक्ट। तो चाइना इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल नाउ, क्योंकि अफगानिस्तान में मिनरल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है, चाइना के लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना अफगानिस्तान इज़ अनदर रीजन जहाँ पर इंडिया को आप कह सकते हो काउंटर किया जा सकता है, राइट। बाकी यूएसए को देखें तो यूएसए इज़ अ फेल्ड एंटरप्राइज इन अफगानिस्तान। बाइडन ने विड्रॉ किया यहाँ से सारे ट्रूप्स को, बाइडन ने उसको जस्टिफाई किया कि हम तो चाइना के साथ में डील करना चाहते हैं, हमारा सोल फोकस ये है, इसीलिए हम अपनी सारी एनर्जी अब अफगानिस्तान से निकाल करके वहाँ पर लगा रहे हैं। सो अगर ऐसे सिचुएशन में चाइना और रशिया मिल करके मान लीजिए विद पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, तो यूएस की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस होगी अफगानिस्तान में वो तो चली गई। यूएस की स्पेस, इनफैक्ट यूएस के एलाइज की जो स्पेस होगी एशिया में वो भी चली गई यहाँ पर। अगर अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, सपोज चाइना, रशिया एंड उनके साथ में पाकिस्तान मिल करके इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं, अफगानिस्तान को पैसिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर टेररिज्म विल बी अ चैलेंज जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो साफ बोल दिया है कि हाँ, वी आर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज इस्लामिक एमायरेट। चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया ने अभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, they are keeping this option of formally recognizing the Taliban on the table. यूएस की तरफ से देखा जाए तो यूएस इज़ गोइंग टू हैव अ पाथ इन बिटवीन, ठीक है। और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर अभी तक अनसर्टेन है, कुछ कमिटमेंट या कोई ऐसा रिजेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास तो अफगानिस्तान को लेकर के तीन ही ऑप्शन है, या तो हम रियलिस्ट पॉलिसी फॉलो करें, या फिर अभी भी हमारी जो पहले सॉफ्ट पावर पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू करते रहें, या फिर हम एक स्मार्ट पावर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। स्मार्ट पावर स्ट्रैटेजी के तहत हम धीरे धीरे जो है तालिबान के साथ में एंगेज करना स्टार्ट करते हैं, लूप में रखते हैं तालिबान को, मतलब बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, लूप में रखेंगे, ना तो उनको लेजिटिमेसी देंगे और ना ही लेजिटिमेसी भारत की भी इरोड होने देंगे। तो मतलब बैकडोर चैनल से में भी एंगेज करते रहो, इस तरीके की जो है मतलब आज के समय पे भारत की तरफ से आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। सो दिस इज अफगानिस्तान एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट मालदीव्स। ये है हमारा आज का आखिरी टॉपिक यहाँ पर, इसके बाद फिर हम सेशन को ख़त्म करेंगे। सो इंडिया और मालदीव्स में सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड मालदीव्स शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इसके अलावा रिलीजियस लिंक्स भी हैं एंड ट्रेड एंड कॉमर्स लिंक्स तो हैं ही, ठीक है। आज की
दुनिया में, आज के एरा में, आज के वर्ल्ड ऑर्डर में इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ऑब्वियस हैं। तो एक्चुअली में मालदीव्स जो है ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, एंड मालदीव्स इंडिपेंडेंट हुआ 1965 में। ठीक है, इट गॉट इंडिपेंडेंट इन 1965। यूजुअली ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, लेकिन भारत ऐसी पहली कंट्री थी जिसने आज़ाद होने के बाद मालदीव्स के पहले रिकॉग्नाइज किया, यू नो। सो इनफैक्ट आज़ाद होने से पहले भी अगर मालदीव्स को देखा जाए तो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और इसीलिए भारत जो है ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता था। भारत ने लेकिन अपने जो पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस मालदीव्स के साथ में बनाए, वो बनाए थे 1972 में, जब माले विच इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, यहाँ पर एक मिशन भेजा गया। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा ही फेमस ऑपरेशन भी है जो भारत ने यहाँ पर नेवल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था उस समय पे मालदीव्स को। एक्चुअली जो मालदीव्स की गवर्नमेंट थी वहाँ पर डोमेस्टिक अपराइजिंग देखा गया था, एक सॉर्ट ऑफ मिलिट्री कूप अटेम्प्ट किया जा रहा था, तो उस समय पे उन्होंने हेल्प मांगी थी। तो भारत ने 1988 में सक्सेसफुली यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस रन किया था। ठीक है, अब आज के समय पे तो खैर ये ऑपरेशन कैक्टस और ये सभी चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट आपको इस बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन भी यहाँ पर भारत के द्वारा कंडक्ट किया गया था। बाकी इसके अलावा, क्योंकि ये भी एक मैरीटाइम नेबर है इंडियन ओशन में, आप देखेंगे तो जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस समय पे हमने काफ़ी जो है हेल्प की थी मालदीव्स को। 2004 की सुनामी के समय पे इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर सपोर्ट टू मालदीव्स। फिर अगले ही साल इसके 2005 में इलेक्शंस हुए, उस समय पे प्रेसिडेंट नशीद पावर में आ गए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है 2011 में। 2011 में GMR इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक इंडियन कंपनी थी, उसको माले एयरपोर्ट रन करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया। ठीक है, ग्रांट दे दिया गया एक तरीके से। लेकिन होता ये है कि 2012 में एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, एंड ये जो थे अब्दुल यामीन, ये प्रो चाइनीज़ थे। तो पावर में आने के बाद ये चाइना के काफ़ी क्लोज हो गए। तो यही है कि स्पेसिफिकली जो है इंडिया और मालदीव्स, क्योंकि मैरीटाइम नेबर हैं और मालदीव्स का बिग बुली ब्रदर एटीट्यूड रहता है, जब भी वो इंडिया को देखता है यही पर्सपेक्टिव रखता है इंडिया को लेकर के, तो ये चाइना के बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ की तरह चाइना के काफ़ी क्लोज चले जाते हैं। तो प्रो चाइनीज स्टांस हो जाएगा उस समय पे मालदीव्स का। तो 2012 में जब अब्दुल यामीन की सरकार बनती है जो कि प्रो चाइनीज़ है, तो ये जो GMR कंपनी थी हमारी, उनका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है और यहाँ से फिर जो रिलेशंस हैं काफ़ी ख़राब होने लगते हैं भारत के साथ में। और ऐसा हुआ तो भारत एक्चुअली मालदीव्स को एड भी प्रोवाइड करता था। तो भारत की तरफ से $25 मिलियन का जो इकोनॉमिक एड था वो भारत रोक देता है। तो इस तरीके से दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट, आप ऐसा कह सकते हो, इनके रिलेशंस में। ठीक है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ आपको अभी भी दिखेगा। तो खैर अब्दुल यामीन पावर में आते हैं और होता ये है कि 2014 में, 2014 की बात है, एक लौता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मालदीव्स का ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मालदीव्स फिर भारत को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी मदद कीजिए। तो भारत एयरलिफ्ट करा के वाटर बॉटल्स भेजता है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, तो इंडिया वहाँ पर शिप्स भेजता है जिसमें डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑन बोर्डेड थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एफर्ट को भारत के बहुत सपोर्ट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। फिर ये जो अल्टीमेटली 2017 में मालदीव्स
सेकंड कंट्री बन जाता है जो पाकिस्तान के बाद चाइना के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के बाद फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मालदीव्स ने साइन किया, ये याद रखना है आपको। बाकी उसी समय पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चल रहा था, तो मालदीव्स उसको भी ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि यामीन उस समय पे प्रेसिडेंट थे तो चाइना के काफ़ी क्लोज थे, तो ये अलाउ करते हैं कि चाइना की 3 वॉरशिप्स जो हैं वो माले यानी इसका जो पोर्ट है वहाँ पर डॉक कर सकते हैं। ऑब्वियसली भारत इस डिसीजन से खुश नहीं था, बट आप देखेंगे कि ज़्यादातर इसी तरीके की टेंशन्स यहाँ पर बनी रहती हैं। लेकिन मालदीव्स के ऊपर चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, लोन वगैरह देता था, डेट ट्रैप बढ़ने लगता है। इनफैक्ट 1/4 जो है लोन सिर्फ चाइना को ही देना है मालदीव्स को, 1.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड। तो अल्टीमेटली जो है इतना सब कुछ होता है, तो आगे जाकर के फिर से चुनाव होते हैं और फिर दूसरे पावर में आ जाते हैं। यामीन जो हैं डिफीट कर दिए जाते हैं और मोहम्मद सोलेह फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो प्रो इंडियन स्टांस आ जाता है बेसिकली फिर से, ठीक है। तो यही कहते हैं उस समय पे प्रेसिडेंट सोलेह कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है वो इंडिया के ज़्यादा क्लोज काम करेगी एंड चाइना के साथ हम अपनी सारी डील्स को रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना आसान नहीं था। ये भारत विजिट भी करते हैं और उस समय पे मालदीव्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता हुआ दिखता है, मतलब अनाउंस भी करते हैं ये। उस समय पे फिर भारत कहता है कि ठीक है, हम आपको 1.4 बिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, साथ ही साथ मालदीव्स को बजटरी सपोर्ट वगैरह भी दिया जाएगा। तो भारत की तरफ से नेवल ऑफिसर्स को भी इनके ट्रेन किया जाता है। इस तरीके के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बिजनेस रिलेशंस, ये सभी आपको दिखेंगे। लेकिन मालदीव्स में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इकलौती प्रॉब्लम जो मालदीव्स में हमें देखने को मिलती है वो है रेडिकलाइजेशन की, चाइना के अलावा। रेडिकलाइजेशन यानी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन मालदीव्स, तो उसको भी काउंटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले साल कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट होती हैं कि जो नए प्रेसिडेंट आते हैं, अब लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू पावर में आते हैं। जो इब्राहिम सोली थे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनको हरा देते हैं ये इलेक्शंस में। तो नए प्रेसिडेंट आते हैं और इस वजह से वापस से वो टसल शुरू हो जाता है। मतलब जो सोली थे जो भारत के फेवर की बात करते थे वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करते थे, लेकिन इनके आने के बाद जो है अलग ही कैंपेन शुरू हो जाता है मुइज़ू के आने के कारण। अब यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रो चाइनीज़ होने की वजह से इंडिया आउट कैंपेन होगा एंड आपको दिखेगा कि दिस वाज लाइक द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो समझने की कोशिश करेंगे ये इंडिया आउट कैंपेन है क्या बेसिकली। देखिए, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें मालदीव्स के लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था कि आप इंडिया के अगेंस्ट में देखें, सोचें। बेसिकली उनकी परसेप्शन इंडिया के अगेंस्ट बनाई जा रही थी, ये कह कर के कि इंडियन मिलिट्री की मालदीव्स में प्रेजेंस है। और ये कैंपेन तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेसिफिकली जब एक डील यहाँ पर इंडिया के साथ में साइन होनी थी, 2021 के आसपास की बात है। और उस समय पे इंडिया ने कहा था कि हम अपने यहाँ पर कंसुलेट भी खोलेंगे। तो जो इस कैंपेन के सपोर्टर्स थे, इंडिया आउट कैंपेन के सपोर्टर्स, उसमें यामीन भी शामिल थे जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, जो प्रो चाइना स्टांस रखते थे। ये वही यामीन है जिन्होंने चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया था और भारत को अल्टीमेटम दिया था कि आप अपने जो 2 हेलीकॉप्टर्स आपने यहाँ पर अटॉल्स में हमारे तैनात किए हुए हैं, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि इनको विड्रॉ कर लीजिए। तो हुआ ये कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं, जो अब बने हैं मुइज़ू,
ये जब आते हैं पावर में तो ये भी इसी को सपोर्ट करते हैं, एज अ कैंडिडेट भी ये सपोर्ट कर रहे थे इस कैंपेन को। और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी तो सोली ने प्रपोज की थी 2018 में, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो मालदीव्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में ये कहता था कि भाई भारत हमारी पहली चॉइस है, जब भी सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात की जाएगी, जब भी सोशल डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात की जाएगी। और उसी समय पे कोविड वाला भी रिस्पॉन्स हुआ था, तो वैक्सीन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो की गई। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो यहाँ पर हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए मालदीव्स कैसे सिग्निफिकेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखिए, सबसे पहले तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जियो इकोनॉमिकली। जियो इकोनॉमिकली कैसे? भारत का 50% जो ट्रेड है, 50% ट्रेड भारत का एक्सटर्नल ट्रेड, एंड भारत के जो जितने भी एनर्जी इंपोर्ट्स भारत करता है, अप्रॉक्सीमेटली 80% जो एनर्जी इंपोर्ट है वो यहाँ से होकर के गुजरता है, इसके पास से। ठीक है, मालदीव्स की जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी विसिनिटी से बहुत ही क्लोजली गुजरता है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स। जियो इकोनॉमिक के अलावा हम कह सकते हैं मालदीव्स की जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसे है? मालदीव्स हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स में भारत के साथ में, जैसे कि आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, सार्क में भी मालदीव्स है। ठीक है, इसके अलावा जो है सागर इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, तासिक, इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे फॉरम्स हैं जिसका पार्ट है। इसके अलावा मालदीव्स भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको भी सपोर्ट करता है। तो एक और कंट्री का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा यूनाइटेड नेशन में, इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, राइट? तो ये सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस कैसे हैं कि मालदीव्स हमारा टेररिज्म के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे? देखिए, जो भी हाई सीज में इंटरनेशनल वाटर्स में पायरेसी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स या जो भी मैरीटाइम क्राइम होता है, मालदीव्स की जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई हम इनफैक्ट मालदीव्स को एक टोल गेट भी कह सकते हैं एक टाइप से। वी कैन कॉल इट एज अ टोल गेट। टोल गेट इसलिए क्योंकि मालदीव्स जो है एक तरीके से चोक पॉइंट की तरह एक्ट करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में। यानी गल्फ ऑफ ईडन से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जाना हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जाना हो, इट इज़ थ्रू मालदीव्स, राइट? तो ये रूट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस मालदीव्स में एम्प्लॉयड भी हैं, वहाँ के एजुकेशन, मेडिकल केयर सिस्टम में, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो एक और इम्पॉर्टेंस ये हो गई कि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा भी एग्जिस्ट करती है मालदीव्स में, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड बहुत सारा पैसा हम यहाँ पर ग्रांट में भी देते हैं इसको, मालदीव्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मदद करते हैं। जैसे कि भारत मालदीव्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहा है। सो यू शुड रिमेंबर द नेम, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली माले पोर्ट को, काफ़ी सारे दूसरे आइलैंड्स हैं
ब्रिज के फॉर्म में, मतलब उन आइलैंड्स के साथ में कनेक्ट करेगा। तो ये स्पेसिफिकली इसलिए क्रूशल है बिकॉज इसकी वजह से मालदीव्स के जो इकोनॉमी है, आगे जो फ्यूचर में जॉब्स होंगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो काफ़ी बढ़ेगी। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत यहाँ पर एक एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कर रहा है। एक एयरपोर्ट है हानी माडो, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, आप अपने नोट्स में से देख लीजिएगा, ठीक है। बट दिस इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको भारत की तरफ से रीडेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक है UTF। व्हाट इज़ दिस UTF? UTF प्रोजेक्ट है जिसका नाम है उथुरु थिला फालू प्रोजेक्ट। उथुरु थिला फालू प्रोजेक्ट, आप सिर्फ UTF भी लिखेंगे तो चलेगा। तो बेसिकली ये एक हार्बर प्रोजेक्ट है। दिस विल सर्व एज अ हार्बर, जहाँ पर कोस्ट गार्ड जो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा भारत ने काफ़ी सारे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ताकि पुलिसिंग में काफ़ी इजी एक्सेस हो जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी इजी रहे इन आइलैंड्स में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो हैं भारत ने इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डोनेट की हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी में इनके साथ में कोऑपरेट करता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, राइट। और जो 2014 में जो वाटर बॉटल्स इनको प्रोवाइड की गई थी, जब यहाँ पर इकलौता इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ख़राब हो गया था, वो ऑपरेशन का नाम आप याद रखेंगे, ऑपरेशन नीर। तो ये भारत की तरफ से ऑपरेशन नीर रन किया गया था 2014 में, ठीक है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय पे इंडिया मालदीव रिलेशन में चैलेंजेस आपको दिखेंगे। पहला, पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये जो इंडिया आउट कैंपेन है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। दूसरा, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक स्टेट आपकी प्रेजेंस दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जिहादी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान से जो रिक्रूट करते हैं, राइट। तो इंडिया में फिर अटैक किया जाता है। और इसके अलावा चैलेंज है कि चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। फिर एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भारत और मालदीव दोनों ही लो लाइंग आइलैंड नेशंस हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो दे आर वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी लेवल जिस तरीके से राइज कर रहा है, मेराइन हीट वेव्स वगैरह, तो मालदीव्स आगे ये भी कहा जाता है कि 2050 तक आते आते जो है पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ज़रूरी है कि ये जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसके साथ में एंगेज किया जाए। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इज़ फेसिंग डोमेस्टिक टर्मोइल। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि लिटरली मतलब मार पिटाई हुई है इनकी पार्लियामेंट में। एंड हमारे लिए बस आप यही बोलोगे, रीजनल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, भारत सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। बाकी भारत से बहुत सारे लोग मालदीव्स में घूमने भी जाते थे टूरिज़्म के फॉर्म में। लेकिन अभी रिसेंटली जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो उसके बाद जो है एक कंट्रोवर्सी नई चल गई है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे जिनके बहुत ही बेहुदा रिमार्क्स आए और बाद में उनको जो है निकाल दिया गया, बेसिकली अब सस्पेंड कर दिया गया, आप ऐसा कह सकते हो। तो आज के समय पे इसीलिए बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये कंट्रोवर्सी की वजह से, राइट। क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स आए थे हमारे प्रधानमंत्री के लिए व्हेन ही वाज प्रमोटिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो जैसे इंडिया आउट कैंपेन है वहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर भी बॉयकॉट मालदीव स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो ध्यान देने वाली हैं। बाकी तो प्रेजेंट डेवलपमेंट थोड़ी कंट्रोवर्सी के हिसाब से ज़्यादा रहती है, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहता है। वन ऑफ द पॉइंट्स आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं
कि किस तरीके से मालदीव्स एक बीच रिजॉर्ट हुआ करता था, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ वरी स्पॉट, राइट। कि पहले तो चाइना की तो नेबरहुड में तो इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ गई है, कहीं पे भी देखिए मालदीव्स भी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। और इस कोर ग्रुप के तहत वी नीड टू लुक इनटू द मैटर्स, यू नो। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इससे भारत को बहुत बेनिफिट मिले, यू नो। वी नीड टू अलाइन मालदीव्स विद इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिकल पैकेजेस ठीक हैं जो भारत की तरफ से दिए जा सकते हैं, लेकिन वन थिंग इज जिस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका साउथ एशिया से, दैट इज चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडियाज नेबरहुड, ठीक है। तो ये तो था खैर मालदीव्स। अब आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लोग म्यांमार अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्लस आसियान पे फोकस करेंगे, एंड फाइनली हमारा पेपर 2 सेक्शन बी ख़त्म हो जाएगा, राइट। और ऑलमोस्ट 1 मंथ इसको इसलिए लगा, यू नो, कभी मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी बहुत, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम्स या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए थोड़ा उसका बर्डन, बट फाइनली वी आर डन विथ पेपर 2 सेक्शन बी एंड पेपर 2 सेक्शन ए एज वेल। साथ ही साथ हमने वो भी कवर कर लिया जो भी चीज़ें जो है उसमें ओवरलैप करती थी, ठीक है। बाकी कुछ बचा है अगर तो उसको बाद में देखेंगे। इन केस पेपर 1 सेक्शन भी हम अब नेक्स्ट लेक्चर के बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। एंड आईजीपी फाइनली स्टार्ट होगा, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, 11 ही टॉपिक्स हैं, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये भी। अगेन नोट्स इसके बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होंगे जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखेंगे आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन के मैंने नोट्स दिए हैं पेपर 2 सेक्शन ए प्लस पेपर 2 सेक्शन बी, ये सारे नोट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आपको कहीं और से कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना मैंने नोट्स आपको दिए हैं प्रिंट आउट करा के, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट, ट्रस्ट मी। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, मतलब हाथ भी नहीं लगाना है। यू हैव टू जस्ट रिलाई ऑन वॉट एवर आई टॉट यू इन क्लास एंड जो नोट्स दिए गए हैं, बस इन्हीं दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।